Assalamu alaikum. Welcome to the physics concept for class 12, class इंटर। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या होता है, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, किस तरह से हम उसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से देखिएगा। इंशाल्लाह ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि कूलम्स लॉ जो है वो किस लिए यूज होता है, तो कूलम्स लॉ जो यूज होता है वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब चार्जेस को या 2 पॉइंट चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज क्यों कहते हैं, अब इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको पॉइंट चार्ज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर फर्ज करें कि मेरे पास अगर इतना सा कोई चार्ज हो, इतना कोई स्पेयर हो, चार्ज हो, अगर उस चार्ज को मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे, थोड़ा दूर उसको मैं इस तरह से अगर मूव कराऊं तो वो चार्ज आपको वहां पे छोटा नजर आएगा। अब जो छोटा नजर आएगा तो क्या होगा, वो एक पॉइंट की सूरत में आपको नजर आएगा। तो दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन होता है, जो डिस्टेंस होता है, तो इसलिए जो जो चार्ज दूर हो जाता है, फर्ज करें अगर एक चार्ज जो मेरे पास इतना सा बड़ा कोई स्फीयर हो, अगर मैं इसको 1 किलोमीटर दूर से इसको देखूं तो मुझे क्या होगा, वो मुझे एक छोटा सा एक पॉइंट जो है वो नजर आएगा। तो जिसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चार्जेस के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? We know that there are two kinds of charges. One is positive charge and other is negative charge. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसी हिसाब से अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें यहां पे इस चीज का पता लगाना है कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हो, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो उनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होगी। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर लाइक चार्जेस की बात की जाए, फर्ज करें कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे, एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाएंगे। इसी हिसाब से अगर दोनों ही चार्जेस नेगेटिव हो तो वो भी आपस में क्या करेंगे, वो भी रिपेल ही करेंगे, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम इन फोर्सेस, क्योंकि चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अब इन फोर्सेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि फोर्सेस किस तरह से एक चार्ज के ऊपर जो दूसरे चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और कूलम्स लॉ की जो डेरिवेशन है, जो इसकी स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट से हमें इसकी डेरिवेशन मिलेगी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं किसकी तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब व्हाइट बोर्ड पे चलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ को। और कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, द लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपल्शन करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो फिर वो अट्रैक्शन करेंगे, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को, सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज दैट इज प्लस Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे भी प्लस Q2 है, मतलब ये दोनों सेम चार्जेस हैं। ये सेम चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे। ये वाला चार्ज जो होगा, जो F1 वाला चार्ज जो होगा, वो
इस साइड पे मतलब इससे दूर चला जाएगा और F2 जो होगा वो भी इसके साथ जो है वो दूर चला जाएगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस आपके पास होंगे दैट इज प्लस Q1 और ये माइनस Q2, तो इस सूरत में इन दोनों के दरमियान क्या होगी, इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन होगी। अब अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन या जो इसकी स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ की, उसके तहत अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट में हमारे पास क्या है कि फोर्स 1 2। अब फोर्स 1 2 क्या है? फोर्स 1 2 का मतलब है कि ये जो फोर्स है, जो F1 का जो फोर्स है, वो किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है? वो Q2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। इसी हिसाब से अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें, F21 की बात करें, तो ये जो F2 होगा ये आपका फोर्स किसके ऊपर, ये इसके ऊपर जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब इस सूरत में अगर हम देखें तो यहाँ पे F2 जो है वो फोर्स एग्जर्ट करता है किसके ऊपर? फोर्स F1 के ऊपर। ये फोर्स F1 के ऊपर ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, कौन एग्जर्ट करेगा? बाय फोर्स 2 एग्जर्ट करेगा। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि F1 2 1 2 का मतलब क्या होगा? जो F2 होगा वो फोर्स एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर? F1 के ऊपर, चार्ज Q1 के ऊपर। किसकी वजह से, मतलब कौन वो एग्जर्ट करेगा? वो F2 होगा। इसी हिसाब से अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यहां पे आपके पास क्या है? फोर्स 2 1, मतलब ये फोर्स F1 जो होगा ये चार्ज एग्जर्ट करेगा, ये फोर्स एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर? F2 के ऊपर बाय 1 के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जितना ये फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा उतना ही ये फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अलाइंग द लाइन ज्वाइनिंग। मतलब लाइन ज्वाइनिंग के हिसाब से अगर चार्जेस होंगे तो जितना ये फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा उतना ही ये फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो अप्लाई होता है, एक्शन और रिएक्शन होगा। जाहिर सी बात है अगर एक फोर्स आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आपके पास क्या होगा? दूसरा आपके पास नेगेटिव होगा। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेम टाइम पे वो ही फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। अगर एक चार्ज का डिस्टेंस भी r के बराबर है, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस भी r के बराबर है, तो r इंटू आर क्या होगा? क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के हिसाब से r इंटू आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके साथ? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब कंबाइन करें, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कंबाइन करने के बाद क्या होगा? दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद देखें कि F प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R स्क्वायर के साथ इसका फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है? इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप देखें F इज इक्वल टू K। K यहाँ पे क्या है? K यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। बाकी आपके पास वही प्रोडक्ट Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस हिस्सा में देखें कि वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कूलम कांस्टेंट। its value is depends upon the nature of medium between two charges। K का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम के हिसाब से। ठीक है, अब अगर देखें इफ द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं इसके दरमियान अगर मीडियम क्या है? इस फ्री स्पेस, देन K इज रिप्रेजेंटेड। K को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? वी आर एप्सिलॉन नॉट नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर एयर। मतलब इसके दरमियान जो मीडियम होगा वो मीडियम क्या होगा? वो फ्री स्पेस या एयर होगा। तो उस सूरत में यहाँ पे K जो होगा K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब उस K का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा, इट्स वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया एप्सिलॉन नॉट का। अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें हम, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, द कांस्टेंट, कांस्टेंट आपके पास क्या है? K जो है कांस्टेंट है जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं।
तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। जब हम एप्सिलॉन नॉट का ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और उस पर डेरिवेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद k का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास k का एक कांस्टेंट जो है वो वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गया। नाउ द कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस इज, ये जो कूलम फोर्स हमने मालूम किया वो फ्री स्पेस में या एयर में आपके पास क्या होगा, दैट इज F इज इक्वल टू k की जगह पे क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, जो कूलम फोर्स है, वो फ्री स्पेस में आपका इसके बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। एस जो हमने पिछले में देखा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब आप देखें यहाँ पे भी एक फोर्स है, यहाँ पे भी एक फोर्स है। ये चार्ज आपके पास Q1 है, ये चार्ज आपके पास Q2 है, दोनों आपके पास चार्जेस क्या हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये वाला जो फोर्स होगा ये फोर्स एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर, F1 के ऊपर। किसकी वजह से, फोर्स 2 की वजह से। तो यहां पे हम लिखेंगे F12 का मतलब क्या होगा कि ये वाला फोर्स जो है वो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। फोर्स एग्जर्ट किसके ऊपर करेगा, F1 के ऊपर करेगा। कौन करेगा, F2 करेगा। इसी हिसाब से F21 का मतलब क्या होगा, F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2। तो ये वाला फोर्स जो है वो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये F1 जो होगा, जो फर्स्ट वाला फोर्स है, वो 2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, मतलब चार्ज 2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। किसकी वजह से, बाय Q1 की वजह से। इसी हिसाब से सेम इसी में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, और इसमें अगर अट्रैक्शन है तो उसमें भी यही चीज होगी, F12 और F21। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप देखते हैं कि टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस वो इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। जो डायरेक्शन आपने अभी देखी फोर्सेस, वो इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर में क्या है, आर यहां पे यूनिट वेक्टर है। इफ आर यूनिट वेक्टर 2 1 is the unit vector directed from Q1 to Q2 and 1 2 unit vector R12 is a unit vector directed from Q2 to Q1। इसका मतलब है Q1 किसके ऊपर चार्ज एग्जर्ट कर रहा है, Q2 के ऊपर। तो 2/1, तो यूनिट वेक्टर R 2/1। इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर दूसरे चार्ज के ऊपर, जो चार्ज 2 होगा उसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। किसकी वजह से, 1 की वजह से। इसी हिसाब से अगर यहां पे R यूनिट वेक्टर 1 2 है तो इसका मतलब है कि ये Q2 जो होगा वो चार्ज एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर, Q1 के हिसाब से। मतलब R यूनिट वेक्टर 1, मतलब ये 1 के ऊपर, 1 चार्ज 1 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा बाय 2 के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे आपके पास F21 जो होगा वो किसके बराबर होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। सेम इक्वेशन हम यहां पे लिख रहे हैं, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन हमने देखी, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस बाय यूनिट वेक्टर, तो R यूनिट वेक्टर 2 1 के हिसाब से। इसी हिसाब से फिर F12 के हिसाब से अगर हम देखें तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे R जो यूनिट वेक्टर होगा वो 1 2 के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद नाउ कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस अपॉन द कूलम फोर्स। मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। पहले हमने वहां पे मीडियम कौन सा रखा था, फ्री स्पेस और एयर था। उसमें आपने इसकी इक्वेशन भी आपने देखी, हमने इसकी डेरिवेशन भी हमने देख ली। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर दूसरा मीडियम कोई हम यूज कर रहे हैं तो फिर कूलम फोर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इफ द मीडियम इज एन इंसुलेटर, अब क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उनके दरमियान कोई मीडियम क्या होगा, अगर वो इंसुलेटर होगा, इट इज यूजली रेफर्ड टू एज डाइलेक्ट्रिक। इस इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। The presence of a dielectric always reduces the electrostatic force as compared with that in free space by a certain factor। किसी फैक्टर के हिसाब से जो डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। किसके मुकाबले में, फ्री स्पेस
आर एयर के मुकाबले में। तो यहाँ पे हम देखें विच इज कांस्टेंट फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक। अब इस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? फ्री स्पेस में आपने देखा कि वहां पे जो कांस्टेंट था वो एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी एंड इज रिप्रेजेंट बाय एप्सिलॉन आर। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये किसके लिए यूज होता है? ये किसी डाइलेक्ट्रिक, किसी इंसुलेटर अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान यूज करते हैं किसी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक को, तो उसके दरमियान जो उसका जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट क्या होगा? वो एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। So Coulomb force in a medium of relative permittivity epsilon r is given by, तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस में उसका मीडियम, और एप्सिलॉन r क्या है? ये किसी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में, सेम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया, इसकी डेरिवेशन भी आपने देख ली और फोर्स की इन्वेस्टिगेशन भी आपने देख ली। उम्मीद है आपको टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, कूलम्ब्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।